हेलो बच्चों। आज हम टेंथ क्लास की जो पॉलिटी है हमारी उसको शुरू करते हैं। और टेंथ क्लास की पॉलिटी की जो बुक है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है। उसके बाद में इस बुक के अंदर पहले चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे दूसरा चैप्टर जो है फेडरलिज्म। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक बार जब पूरी बुक हम कर रहे हैं तो हम ये जान लेंगे कि हमारे चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं। फिर थर्ड चैप्टर के अंदर आप लोग ये पढ़ोगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। थर्ड चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। एंड जो फिफ्थ चैप्टर आप लोगों का आएगा उसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। ये 5 चैप्टर आप लोगों को टेंथ क्लास की पॉलिटी के अंदर पढ़ने हैं, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। अब देखो, आप ध्यान से जब देखोगे इन पांचों चैप्टर को तो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिलेगी। किस चीज़ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग? कि जब देखो आपने मान लीजिए कि टेंथ क्लास के अंदर आपके साइंस भी आता है, टेंथ में आपका एसएसटी में सोशल साइंस भी आता है, और मैथ, इंग्लिश और काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट आते हैं। तो गवर्नमेंट ने और जिन जो एजुकेशन को डील करते हैं उन लोगों ने इस सब्जेक्ट को, पॉलिटी को या एसएसटी को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि बहुत सारे 1/3 बच्चे ही तो आ पाएंगे ना इसके अंदर, बाकी बच्चे तो साइंस में या फिर कॉमर्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस बुक के अंदर आपको इस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा कि एक रिस्पॉन्सिबल जो आपको काम करना है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के अंदर जब जाए तो वो एक प्रॉपर उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बुक को उस हिसाब से डिजाइन कर रखा है। तो यहाँ पर आपको इसको पूरा डेप्थ में समझेंगे हम, कोई एक सिंगल वर्ड भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप इस जो ये स्लाइड्स को देखेगा, इस वीडियो को देख लेगा ना, उसका एक सिंगल क्वेश्चन भी पेपर के अंदर, चाहे वो यूपीएससी के लिए अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहा हो या फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहा हो, सभी को बिल्कुल डेप्थ के अंदर चीज़ें मिलेंगी। कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, हर एक छोटा सा टॉपिक करने के बाद में हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। इन स्लाइड्स के बीच में आपको क्वेश्चन भी दे रखे होंगे, तो आप लोगों को वो चीज़ें देखनी है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जी, जैसे डेमोक्रेसी रहता है ना, क्रेसी का मीन्स होता है जी पावर या रूल। ठीक है, पावर या रूल। अब पावर या रूल या किसके हाथ में होगा? डेमो मीन्स पीपल, तो लोग ही रूल करेंगे। रूल बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जिस देश के अंदर रूल लोग करें, उस देश की जनता करे, उस चीज को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब आप ये सोचोगे कि रूल हम तो कर ही नहीं रहे हैं, रूल आप ही कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप जिसको इलेक्ट करते हो, आप वोट डाल के जिसको इलेक्ट करते हो, वही तो इंसान पावर में आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो उसको किसने चुना? आप लोगों ने चुना, आपके पेरेंट्स ने चुना। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या हो गया? रूल बाय पीपल। हम डेमोक्रेसी को फुल डेप्थ में पढ़ेंगे जब जरूरत होगी, वो आगे की बुक्स की और आगे के सिलेबस की बात है। मैं जस्ट आपको बुक का नाम बता रहा हूं। ठीक है, अब पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स का मतलब इतना सा है, सिंपल, अगर 2 शब्दों में बताऊं तो जैसे कि मान लीजिए इंडिया के अंदर यहाँ पे 150 करोड़ पीपल हैं। ठीक है, अब इन लोगों को संभालने के लिए ये लोग बिना लड़े झगड़े और प्रॉपर ढंग से पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर रह पाएं, उस सारी चीजों के लिए हमने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है जिसका नाम डेमोक्रेसी है। तो उस डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हम हमारे देश को मैनेज कर रहे हैं, लोग अपने रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसका इतना सा मतलब है। 9th क्लास में भी एक बुक आती है, डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स पार्ट 1, यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। इतना समझ गए? अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की डेफिनेशन आगे भी मिलेगी आपको, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। उसके बाद में पहले चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, जहां पे हम ये देखेंगे कि पावर्स को शेयर करना क्यों जरूरी है। जिन देशों ने लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, उनको क्या नुकसान हुआ। उसके बाद में पावर किस किस हिसाब से शेयर करी जा सकती है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म
के अंदर हम ये देखेंगे पावर, हमने जैसे पावर कितने हिसाब से एक तरह से शेयर करी जाती है। तो फेडरलिज्म के अंदर क्या सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी या स्टेट्स के पास जाएगी, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी कौन से देशों के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल होती है? उन देशों के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल होती है वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग आइडेंटिटी के साथ में रह रहे हैं हमारे देश में, तो उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसको हम आगे देखेंगे जी। उसके बाद है जैसे जेंडर, रिलीजन या कास्ट, ये सारे डाइवर्सिटी के फॉर्म है। उसके बाद में 5th चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। तो पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट के अंदर हम ये देखेंगे किन किन देशों ने डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए स्ट्रगल किया और उनके क्या रिजल्ट निकले, और बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया फिर वो चीज़ें मूवमेंट में बदल गई। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारे 5 चैप्टर हैं और ये हम इस बुक के अंदर देखेंगे जी। चलो अभी हम पहले चैप्टर को शुरू करते हैं, नेम्ड एज पावर शेयरिंग। यहाँ पर आप पावर शेयरिंग के अंदर ये देखोगे कि एक डेमोक्रेसी वर्ड आएगा यहाँ पे। जब आप अपनी बुक का ओरिजिनल, पहली बात तो आपको ओरिजिनल बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ ये पीपीटी मेरे से ले लेना, ठीक है। इसको मैं ग्रुप के अंदर डाल भी दूंगा। तो डेमोक्रेसी एंड पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद सेकंड है पावर शेयरिंग। तो जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे पावर्स को शेयर करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि सब, किसी को ये ना लगे कि इसके पास ज़्यादा पावर है और मैं इन्फीरियर हूं या दूसरा कोई सुपीरियर है, या कोई खुद को सुपीरियर ना समझने लग जाए, ठीक है जी। इसका मतलब हुआ डेमोक्रेसी के अंदर पावर जो है किसी एक ऑर्गन या किसी एक इंसान के हाथ में नहीं रहती है। अब पावर को शेयर डेमोक्रेसी ही इनफ नहीं है किसी भी देश के अंदर कि भी डेमोक्रेसी ले आए, लोग चुन रहे हैं और इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उस पावर को बहुत इंटेलिजेंट वे से शेयर करना पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे नेपाल है, नेपाल ने अपने देश के अंदर पावर को इंटेलिजेंट वे से शेयर नहीं किया। उन्होंने पावर जैसे कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर दे दिया, कुछ लोगों के हाथ में बिल्कुल ही कम पावर दे दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, ठीक है। अब हमारे देश के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से पावर को, बहुत ही ध्यान से पावर को शेयर किया हुआ है किसके बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब है जो लोग लॉ बनाते हैं ना, उस ऑर्गन या उस ग्रुप को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर लॉ, ठीक है जी। अब लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उस लॉ को कोई एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट भी तो करवाएगा ना। तो उस बॉडी को, उस ऑर्गन को, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दो शब्द याद हुए, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर ने एंड एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाया और जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाया, क्या वो लॉ सही था? उस लॉ को रिव्यू करने वाली एक जो ग्रुप है, एक जो बॉडी है, एक ऑर्गन है, उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। तो आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2 कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे जिसका नाम है बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर हम लोग इस टाइप की स्टोरीज को देखेंगे कि लोगों ने यहाँ पर अपने अपने देश की डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो थी यहाँ पे लेकिन इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग नहीं था। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जब पावर को शेयर करना पड़ता है तो उन्होंने ढंग से पावर को शेयर नहीं किया। उसके क्या रिजल्ट या रिपरकशंस उन लोगों को देखने पड़े, वो हम यहाँ पे देखेंगे जी। तो पावर शेयरिंग जो चैप्टर है हम उसको शुरू कर चुके हैं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग कंसिडर्ड इसेंशियल इन ए डेमोक्रेसी। पावर को डेमोक्रेसी के अंदर शेयर करना क्यों जरूरी है, और एंड हाउ डू द एग्जाम्पल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। सीधा इसी फॉर्म में भी ना आए, कुछ पता नहीं है, लेकिन इसी हिसाब का क्वेश्चन आएगा। इससे अजीब क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो या ये आपको पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरे को मैसेज करके ले सकते हो। अच्छा, अब देखो हम पहला शुरू करते हैं बेल्जियम से।
बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप के अंदर, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। यूरोप के अंदर ये जो कंट्री है, इसकी जो बेल्जियम की कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स। यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। अब यहाँ पर 3-4 टाइप के लोग रहते हैं। एक वेलोन रीजन है जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज लोग बोलते हैं। क्या है ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वेलोन रीजन है जहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। दूसरा रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर फ्लेमिश लोग रहते हैं। फ्लेमिश एक एथनिक डाइवर्सिटी है। एथनिक का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेमिश रीजन के अंदर लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा जो हिस्सा है, ये यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं। इस एरिया के अंदर जर्मनी के लोग रहते हैं। अब ये यहाँ पे फ्रेंच है, जर्मन है या वेलोन है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इस कंट्री के 4 नेबर हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी। तो आप लोगों को एक ब्रुसेल्स शब्द को याद रखना है, दूसरा वेलोन जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग है, और अगला है फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वेलोन, फ्रेंच, फ्लेमिश, डच। अच्छा जी, अब एक आप लोगों को मैंने बताया एथनिक एक वर्ड होता है, एथनिक। एथनिक का मतलब क्या है? एथनिक का मतलब है कि सोसाइटी के बेस पे जब डिवीजन हो, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मीन्स मेंबर्स ऑफ एन एथनिक ग्रुप। ये मैं दोबारा से आपको फिर पूरा समझा के फिर दोबारा से समझाऊंगा। मेंबर्स ऑफ एन एथनिक ग्रुप बिलीव इन कॉमन डिसेंट, मीन्स वो लोग बिलीव करते हैं कि हम लोग का जो पास्ट है ना वो कॉमन है, मीन्स हम एक ही जगह से आए हुए हैं। अब ये लोग क्या ढूंढते हैं, ये लोग अपने, अब वो कैसे डिसाइड करते हैं कि हम सारे एक ही, हमारा सबका पास्ट एक है, या हमारे जो डिसेंट थे या हमारे जो पूर्वज लोग थे, या जो पास्ट की जो हमारी एक तरह से हमारा जो पास्ट है वो कॉमन है। तो वो लोग फिजिकल फीचर्स देखते हैं, जैसे कि हम लोग एशिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अलग हैं, अफ्रीका के अंदर लोग हैं वो अलग हैं, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से ये लोग एक तो क्या देखते हैं, फिजिकल फीचर देखते हैं, दूसरा कल्चर देखते हैं। कल्चर का मतलब है कि आप किस ढंग से जी रहे हो, आपकी रिचुअल्स क्या हैं, आपकी कस्टम क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पीपल ऑफ द सेम एथनिक ग्रुप मे नॉट शेयर द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। जरूरी नहीं है कि आपका जो एथनिक ग्रुप सेम है तो आप सेम रिलीजन फॉलो करोगे। एथनिक ग्रुप आपका सेम हो सकता है, लेकिन आपका रिलीजन, कोई हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा होगा, कोई मुस्लिम, कोई जैन, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, रिलीजन से भी ऊपर एथनिक है, ठीक है। एथनिक ग्रुप सबसे ऊपर है, ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है कि आपके जो जिस टाइप के फिजिकल फीचर आपके हैं, मीन्स जिस हिसाब का आपका फेस है, फेस कट है, उस टाइप के लोग सिर्फ इंडिया में ही रह रहे हो, नहीं, वो लोग यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर वहां भी रह सकते हैं। मीन्स आपकी नेशनलिटी के बेस पे आप एथनिक ग्रुप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। एथनिक ग्रुप के लोग, सेम एथनिक ग्रुप के लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। अब दोबारा से हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एथनिक का मतलब क्या होता है कि सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। इस बात को समझे। अब ये 4 लाइनों को आपको 2 बार पढ़ोगे, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब इसको मैंने कर रखा है। अब देखो बेल्जियम को और आगे पढ़ते हैं। बेल्जियम एक यूरोप के अंदर छोटा सा कंट्री है, जिसकी जो हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है। उसके 4 नेबर हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। मैंने बताया ना, फ्रांस उसके साथ उसका बॉर्डर होने की वजह से वहां पर वेलोन रीजन के अंदर लोग फ्रेंच बोलते हैं। जब आप यहाँ पे पीछे जाओगे, यहाँ पे ये देखो, तो वेलोन रीजन के अंदर लोग फ्रेंच बोलते हैं। वेलोन रीजन कौन सा है? ये वेलोन रीजन है, ठीक है। तो फ्रांस इस साइड आपको मिलेगा, जर्मनी इस तरफ मिलेगा, ठीक है। साइड में लग्जमबर्ग और दूसरे कंट्रीज मिलेंगे। तो जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस, ये 4 इसके नेबर हैं। इसकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से कम है। अब यहाँ पर आप इनका एथनिक कंपोजिशन देखोगे कि कौन से लोग कहाँ पे रहते हैं।
तो इसका एथनिक कंपोजिशन ये है कि 59% जो पीपल है ना वो यहाँ पे फ्लेमिश बोलते हैं, सॉरी फ्लेमिश रीजन है जहाँ पे डच लैंग्वेज बोली जाती है। डच लैंग्वेज नीदरलैंड की लैंग्वेज है, ठीक है। तो नीदरलैंड की लैंग्वेज के लोग जो कि डच है, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वो 59% है। और जो फ्रेंच बोलते हैं, जो वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं, वो 40% है। और जर्मन जो बोलते हैं वो 1% है। तो यहां से सीधा सीधा से एक क्वेश्चन आएगा कि जो 59% जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि हम तो भाई मेजोरिटी में हैं, ठीक है। अब हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए। देखो जस्ट कितने परसेंट है, थोड़ी सी 19% लोग ही ज्यादा हैं किससे, वेलोनिया रीजन जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब अगर हम देखा जाए तो इंडिया के अंदर तो 80% हिंदू है, टोटल ही मेजोरिटी हिंदूज की है। तो हिंदू तो बोलेंगे कि नहीं नहीं मुस्लिम्स की तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा टेंशन नहीं रहता है, इतनी लड़ाइयाँ और ये सब दंगे पर नहीं होते, ना प्रोटेस्ट होते, ना राइट्स होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने पावर को बहुत इंटेलिजेंट वे से शेयर कर रखा है, समझे बात को। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंटेलिजेंट वे से नहीं, मतलब अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई, जो कि हम देखेंगे। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, फ्लेमिश रीजन कौन सा है, डच का है, वेलोनिया रीजन कौन सा है, फ्रेंच का है जी, ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो कैपिटल है ना वो ब्रुसेल्स है। अब मैंने एक तो बताया कि ऑल ओवर कंट्री के अंदर, मान लो यहाँ पे ब्रुसेल्स कैपिटल है, ऑल ओवर कंट्री के अंदर एक तो 59% है और एक 40% है। जहाँ पे 59% है वो फ्लेमिश रीजन है जहाँ पे डच बोलते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं फ्लेमिश डच, और ये वेलोनिया रीजन, और यहाँ पे फ्रेंच। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर बेल्जियम के अंदर लोग ये सोच रहे हैं कि डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब आ जाओ जी ये ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ब्रुसेल्स के अंदर थोड़ा सा सिस्टम अपोजिट है। यहाँ पे 80%, यहाँ पे 20% जो लोग हैं ना वो फ्लेमिश रीजन वाले मीन्स डच स्पीकिंग हैं, और 80% है ना वो फ्रेंच स्पीकिंग है जी। अब ब्रुसेल्स के अंदर से ही तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें होती है, क्योंकि कैपिटल से ही तो सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच ये बोलते हैं कि हम तो 80% है, तो उसके हिसाब से पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो अब क्या आ गया, दोनों अपोजिट हो गई ना सिचुएशन। वो पूरे देश के हिसाब से तो डच स्पीकिंग ज़्यादा मेजोरिटी में, और कैपिटल जहाँ से सारा डिसीजन मेकिंग होता है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एज डच स्पीकिंग आर मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी वॉज रिचर एंड मोर पावरफुल। अब ये लोग जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है, जो कि 80% कहाँ पे है, कैपिटल में। अब इन लोगों को लग रहा है कि पहली बात पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। क्यों सोच रहे हैं ये ऐसा, क्योंकि एक तो कैपिटल में रहते हैं। ये कैपिटल में इतने ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कैपिटल तो बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सपेंसिव होती है। तो एक्सपेंसिव होती है उसकी वजह से, उसी चीज़ की वजह से ये लोग रिच भी हैं और ज़्यादा पावरफुल भी हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये बात ध्यान होनी चाहिए, फ्रांस के जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं ब्रुसेल्स के अंदर, वो काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, उनके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। उस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भी, जो कि डच लोगों की है, डच स्पीकिंग लोगों की है पूरे देश में, वो लोग अपने आप को कम आंकते हैं, वो लोग अपने आप को डिप्राइव फील करते हैं, वो लोग अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, वो अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि 1950s एंड 60s के अंदर, 1950-60 के आसपास पूरे देश के अंदर काफ़ी सारे टेंशन, राइट्स होते हैं, और स्पेशली ब्रुसेल्स में ये सिचुएशन होती है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई। अब देखो जी, पहला आप समझ गए ना कि किस टाइप की इनसिक्योरिटी है। पूरे देश के अंदर डच ज़्यादा हैं, कैपिटल के अंदर फ्रेंच ज़्यादा हैं, फ्रेंच पावरफुल हैं, वेल्दी हैं, पावरफुल हैं और रिच हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी और उसके क्या रिजल्ट निकले वो हम बाद में देखेंगे। अब आ जाओ आप लोग दूसरे एग्जाम्पल, जो कि श्रीलंका का है। श्रीलंका, यहाँ पे जैसे इंडिया है, इंडिया के जस्ट नीचे एक आइलैंड, यहाँ पे ये श्रीलंका है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, यहाँ पे तमिलनाडु के पास में। तो यहाँ पे इंडियन तमिल भी रहते हैं, ठीक है। अब वो इंडियन तमिल कब आए, क्यों आए, वो आप 12th क्लास की उसके अंदर देखोगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या, वो सारी बातें बाद की हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या रहते हैं, इंडियन तमिल भी रहते हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बहुत सारे लोग यहाँ पे टी प्लांटेशन की वजह से आए थे, जो ब्रिटिशर्स लेके आए, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम 10th क्लास के हिसाब से चलते हैं। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जितनी हरियाणा की है। अब ये एथनिक ग्रुप जो है वो कैसा है यहाँ का? तो पूरे देश के अंदर 74% सिन्हालीज रहते हैं, मीन्स सिन्हाला एक लैंग्वेज है, तो सिन्हाली स्पीकर लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। 18% है वो तमिल स्पीकर है, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो 17, 74 एंड 18। अब 18% है वो तमिल बोलते हैं। तमिल के अंदर भी 2 लोग हैं। क्या 13% तो कौन है? श्रीलंकन तमिल है और 5% है वो इंडियन तमिल है जी। अब इंडियन तमिल कौन से लोग हैं? जो कि प्लांटेशन वर्कर थे कॉलोनियल टाइम, जब 1947 से पहले ब्रिटिशर्स इंडियन तमिल को श्रीलंका के अंदर लेके आए थे ताकि उनको लेबर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। बात समझे? अब यहाँ पे डिसेंट और कॉलोनियल इरा प्लांटेशन वर्कर, ये यहाँ तक समझ गए तुम लोग। अब देखो यहाँ पे तुमने देखा लैंग्वेज, तो तुमने देख लिया लैंग्वेज कौन कौन सी, सिन्हाला एंड तमिल, 2 लैंग्वेज है। अब आ जाओ रिलीजन कौन कौन से श्रीलंका के अंदर। सिन्हाला जो स्पीकर है ना, मीन जो 74% है, वो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं, और वैसे भी बुद्धिस्ट तो है वो, तो इंडिया से ही, बुद्धिज्म तो इंडिया से ही गया था। अब देखो जो तमिल स्पीकर है ना, इनको हम बुद्धिज्म लगा लेते हैं। अब जो तमिल स्पीकर हैं वो मेनली हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। ठीक है जी। और जो 7% जो लोग रह गए वो क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो लोग, ये क्रिश्चियन कौन से हैं? ये वो क्रिश्चियन हैं जिनको रिलीजन कन्वर्जन करवाया था, धर्म परिवर्तन करवाया था। किन्होंने? क्रिश्चियंस ने 1947 से पहले या 1950 से पहले। तो ये क्रिश्चियन लोग तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग समझ गए इस चीज को, ये पूरा इसका। तो तमिल जो लोग हैं ना, जैसे मान लो ये श्रीलंका है, तो तमिल लोग जो हैं वो ज्यादातर इस एरिया में रहते हैं, मीन्स नॉर्थ में रहते हैं और ईस्ट में रहते हैं। ठीक है, 2 जगह पे रहते हैं। तो यहाँ पर कंट्री के अंदर काफी सारे इश्यूज आए, और उसकी वजह से सिन्हाला ने सोचा कि हमारे पास ज्यादा पावर रहनी चाहिए। अब 10th क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से इतना डेप्थ में नहीं दे रखा। ठीक है, उस डेप्थ ना होने की वजह से सिर्फ आपको इतना समझना है कि इस देश के अंदर प्रेजेंट में, मीन्स 1960s के आसपास में ऐसे सिचुएशन थे कि सिन्हाला तो उस देश के ओरिजिनल लोग थे। तमिल जो इंडियन तमिल थे स्पेशली, उन लोगों से दिक्कत थी किनको? सिन्हाला को। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कंट्रीज के अंदर क्या क्या इश्यू हो रहे हैं। अब बेल्जियम के अंदर डच जो है ना, वो मेजोरिटी है पूरे देश के अंदर। तो वो चाहते हैं कि हम फ्रेंच जो स्पीकर है उसके ऊपर डोमिनेट करें, और जर्मन के ऊपर। जर्मन तो ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक रिस्क आया। किस चीज का रिस्क आया? कि लड़ाई ना हो जाए। किसके बीच में? डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में। अब इन मतलब कॉन्फ्लिक्ट एंड पार्टीशन की एक सिचुएशन आ गई कि जहां पर डच बोल रहे हैं कि हमें अलग कर दो, या पूरे देश के अंदर हमारा ही रूल होगा। ठीक है, और स्पेशली ये जो चीज है ये कहां पे आई? ये ब्रुसेल्स के अंदर आई। श्रीलंका के अंदर आपने देखा कि सिन्हाला लोग ज्यादा मेजोरिटी के अंदर हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, जैसा हम सोच रहे हैं वैसी सारी की सारी, हम तमिल जो माइनॉरिटी है, तमिल जो स्पीकर हैं वो हमारे हिसाब से चलें। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहां पर हम क्या नाम दे सकते हैं? दोनों देशों के अंदर एथनिक टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। मैंने यहां पे एथनिक टेंशन शब्द ही इस्तेमाल क्यों किया? वो इस वजह से किया क्योंकि डिसेंट के बेस पे लड़ाई हो रही है ना, कि वो तो इंडिया से आए हुए हैं, ये फ्रेंच से आए हुए हैं, ये तो नीदरलैंड से आए हुए हैं। उस वजह से यहाँ पे एथनिक टेंशन एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की बात आई। अब हमने जितना भी पढ़ा है, आप इस चीज को देखो कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन आप समझ ही गए। अब मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, और मैं बोलूं व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, आप इन दोनों चीजों को समझोगे तो आप लोग बिल्कुल इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो कि यहाँ पे फ्लेमिश रीजन है, वेलोनिया रीजन है। फ्लेमिश वाले डच बोलते हैं, वेलोनिया वाले फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच जो है पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर 40% हैं,
डच पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर 59% है, लेकिन कैपिटल के अंदर डच जो है वो 20% या उससे कम है, और जो फ्रेंच हैं वो ब्रुसेल्स कैपिटल के अंदर 80% है जी। ये ज़्यादा रिच हैं और वेल्दी हैं एंड इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है। ये बातें आप बोल सकते हो। यहाँ पर भी आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो कि सिन्हाला हैं और यहाँ पे तमिल लैंग्वेज है। तमिल वाले 13% श्रीलंकन तमिल है, 5% इंडियन तमिल है, ठीक है। और यहाँ पर सिन्हाला जो 74% है, और ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से ये चले। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कब क्लियर होंगी, जब आप बिल्कुल इसको समझोगे, ना कि इसका रट्टा मारोगे, उससे कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे देखो, हाउ डिड द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका क्रिएट चैलेंज फॉर नेशनल यूनिटी। अब लोग आपस में ही लड़ेंगे तो नेशनल यूनिटी के लिए तो लड़ाई, नेशनल यूनिटी के ऊपर तो चैलेंज आएगा, खतरा आएगा। एंड व्हाट रिस्क डिड मेजोरिटेरियन रूल्स पोज इन बोथ केसेस। ऐसे कौन कौन से रिस्क थे जो कि दोनों कंट्रीज के अंदर आएंगी, इसके आंसर हम आगे भी करेंगे। तुम जस्ट इस क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है पेपर में, और यूपीएससी के लिए भी आप इस क्वेश्चन को एक तरह से देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये बिल्कुल हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो, व्हाट इज द मींट बाय एन एथनिक ग्रुप, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। एंड व्हाट आर द की फीचर्स दैट डिफाइन इट। अब इसके कौन कौन से फीचर हैं, जहां पे आप लोगों को ये बताना है कि डिसेंट के बेस पे होगा, यहाँ पे रिलीजन के लोग, रिलीजन अलग हो सकता है एथनिक ग्रुप का, नेशनलिटी अलग हो सकती है। आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। ये पिछली स्लाइड के अंदर, जैसे ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के हिसाब से आप इसको बता सकते हो। अब देखो, अब जब लड़ाई हुई ना श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका ने कौन से मेजर्स को अपनाया, ठीक है। श्रीलंका ने उसका मीन्स उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, वो सॉल्यूशन हमें देखना है कि श्रीलंका के अंदर टेंशन तो थी भाई। अब श्रीलंका ने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला, तो श्रीलंका ने मेजर्स लिया मेजोरिटेरियनिज्म। अब हमारे देश में अगर इस टाइप की लड़ाई होगी तो हम उसको सुलझाएंगे डेमोक्रेसी के थ्रू। हम पावर को इतने अच्छे तरीके से डिवाइड करेंगे, या लोगों के बीच में हम एक फेडरलिज्म को इतना मजबूत करेंगे कि लोगों को फील ही नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर उसको ज़्यादा पावर मिल गई, उसको कम पावर मिली। लेकिन श्रीलंका ने बेवकूफ़ी करी और उन्होंने एक इसका सॉल्यूशन निकाला, मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है ना, जो मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी है, सिन्हाला को उन्होंने ज़्यादा पावर दिया। A belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। उन्होंने ना ही तो माइनॉरिटी की कोई विश की, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसको दरकिनार करके, उसको इग्नोर करके, और मेजोरिटेरियनिज्म का मेजर उन्होंने लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जगह है कैंडी, यहाँ पे कोलंबो, यहाँ पे बेटी कालोवा, और यहाँ पे अलग सिटी है, और ये जाफना करके। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये नॉर्थ और ये ईस्ट वाला एरिया है। यहाँ पर कौन रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं जी तमिल लोग, और स्पेशली श्रीलंकन तमिल रह रहे हैं। ये जो इंडियन तमिल है ना, यहाँ पे इंडियन तमिल्स यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। इंडियन तमिल्स अलग अलग जगह पे है, और उसकी वजह से वो यूनाइट भी नहीं हो पाए। अब ये जो छोटे छोटे टिक जो यहाँ पे लगा रखे हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स लोग रहते हैं, और मुस्लिम लोग कौन है, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और बाकी जो येलो कलर का एरिया है, यहाँ पर लोग रहते हैं जी सिन्हाला स्पीकिंग, जो कि बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब हम श्रीलंका की हिस्ट्री को पढ़ते हैं थोड़ा। श्रीलंका 1948 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ। श्रीलंका के अंदर ब्रिटिशर्स ऐसे हालात पैदा करके चले गए थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को 1948 से पहले ब्रिटिशर्स ने इंडियन तमिल्स हैं उनको काफ़ी सिर पे चढ़ा के रखा, उनको ज़्यादा एक तरह से वैल्यू दिया, और सिन्हाला स्पीकिंग थे उनको साइड में रखा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो ब्रिटिशर्स ने सिन्हाला स्पीकर जो थे उनको भड़काया
कि देखो तुम्हारे देश के अंदर तो ये तमिल लैंग्वेज बाहरी लोग हैं वो रूल कर रहे हैं, उसकी वजह से सिन्हाला बढ़ के और उनकी आपस में लड़ाई हुई। ये छोटा सा एक हिस्ट्री है उन लोगों का जो कि हम अगली क्लासों में करेंगे। अब देखो सिन्हाला मेजोरिटी लीडर्स थे ना, उन्होंने इस बात की वजह से ये सोचा कि ये तो हमारा देश है, हम हमारे देश के ऊपर रूल करेंगे। तो उन्होंने इस टाइप की पॉलिसीज अपनाई जहां पे मेजोरिटी जो लोग हैं ना, मीन सिन्हाला लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा एक तरह से पावर मिले। तो उन्होंने 1956 के अंदर क्या बोला कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगी 1956 के अंदर उन्होंने ये बात बोली कि हमारे देश के अंदर, अब तुमसे कोई ये पूछ सकता है, मैंने तुम्हें बताया पिछले 1 मिनट पहले कि श्रीलंका के लीडर्स ने मेजोरिटेरियनिज्म मेजर अपनाए, मीन्स मेजोरिटी को ध्यान में रखा। तो वो कौन कौन से मेजर थे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और इसका मतलब तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया। अब हमारे देश के अंदर मान लो हिंदी को ये बोले कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये गलत हो जाएगा ना। अब हमारे देश के, हम थोड़ा थोड़ा हमारे देश के, ताकि तुम रिलेट कर पाओ, हमारे देश के अंदर 20 से ज़्यादा लैंग्वेज को हमने एक तरह से शेड्यूल के अंदर डाल रखा है कि 20, 22 या 24 ऐसे लैंग्वेज हैं हमारे देश में। लेकिन सिन्हाला ने क्या किया, गलती करी, यहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया, सिर्फ एक लैंग्वेज को लिया। ठीक है, अच्छा हमारे देश के अब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब है कि उन्होंने सिन्हाली जो लोग हैं उनको प्रेफरेंस दिया, प्रायोरिटी दिया, कहाँ पे, एजुकेशन में एंड गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट में आप ये देखोगे आर्टिकल 15 के अंदर हमारे देश के अंदर हमने गवर्नमेंट जॉब और इन सारी चीज़ों के अंदर जो वल्नरेबल जो लोग हैं ना उनको रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि हम क्या, हमारे देश के अंदर पावर को कैसे शेयर कर रखा और इन्होंने कैसे किया। इन्होंने अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बुद्धिज्म को स्टेट का रिलीजन बता दिया और बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया। उन्होंने मुस्लिम और हिंदूज को इग्नोर कर दिया। लेकिन हमारे देश ने क्या कर रखा है, हमारा देश तो सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। ठीक है जी, हमारे देश में हर एक रिलीजन इक्वल है। अच्छा, इस वजह से क्या हुए, जो श्रीलंकन तमिल्स थे ना, मतलब जो श्रीलंका के ओरिजिनल तमिल जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने भी जो उनके खुद के देश के जो सिन्हाला थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको एलियनेशन का फीलिंग आया, किनको, श्रीलंकन तमिल्स को। उनको ऐसा फील आया कि वो तो भारी लोग हैं। ठीक है जी, तो ये चीज हुआ। लेकिन हमारे देश के अंदर तो अगर जो वल्नरेबल जो लोग हैं ना उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, आप देखोगे रिजर्वेशन भी मिलता है। जो अगर वल्नरेबल मतलब अगर वुमेन कमजोर है हमारे देश में तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। SC ST है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। OBC को दिया जाएगा। जो मुस्लिम्स हैं या और भी जैन हैं या जो भी बाकी रिलीजन है, सबको अलग अलग लेवल पे रिजर्वेशन दे रखा है। लेकिन श्रीलंका ने वो सब नहीं किया। तो लोगों ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटेड फील किया। उनको लगा कि तुम्हारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उन लोगों को उन्होंने क्यों किया डिस्क्रिमिनेशन फील, इसलिए किया क्योंकि उनको इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उनको लगा कि उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, जब उनको ऐसा फील हुआ तो उन्होंने डिमांड किया कि हमारी जो तमिल है ना, तमिल लैंग्वेज है, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड उनकी थी कि उनका जो रीजनल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। उनका जो रीजन कौन सा है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर उनको पूरी तरह से एक आज़ादी मिलना चाहिए। रीजनल ऑटोनॉमी उन लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। उन्होंने बोला कि हमें भी इक्वलिटी चाहिए एजुकेशन और जॉब्स के अंदर। लेकिन जो सिन्हाला स्पीकर या सिन्हाली लैंग्वेज को जो लीडर्स थे उन्होंने बार बार में उनकी डिमांड को रिजेक्ट किया। ठीक है, धीरे 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 ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो तमिल लैंग्वेज जो लोग बोलते थे उन्होंने 1980 जाते आते 1980 के आसपास और उसके बाद के सालों में उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप बना लिए। और उन पॉलिटिकल ग्रुप ने अपने अलग स्टेट की डिमांड करी और उस स्टेट का नाम था तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है जी स्टेट ही होता है। ठीक है, ये तमिल लैंग्वेज के हिसाब से समझ गए इतनी बात को।
इस चीज की वजह से सिन्हाला को लगा कि भाई इतना इनकी कितनी औकात है कि इन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली और अपने अलग देश की डिमांड कर रहे हैं। इस चीज की वजह से एक डिस्ट्रस्ट आया, ट्रस्ट टूट गया, और इस डिस्ट्रस्ट की वजह से पूरे देश के अंदर सिविल वॉर हुआ। जब सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर का मतलब है जब दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में अपनी अपनी पॉलिटिकल विल को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ती हैं, और जब लड़ाई लड़ेंगे तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो राइट्स होंगे, दंगे होंगे, हजारों लोग मारे गए। उस वजह से जो लोग, एक तरह से रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, मतलब लोग डिस्प्लेस हो गए, ठीक है, पता नहीं कौन कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज की डेथ हो गई, लोग अपने फैमिलीज से बिछड़ गए, ठीक है। इस चीज की वजह से जो श्रीलंका की सोसाइटी के अंदर जो हार्मनी थी, एक टाइम पे श्रीलंका एजुकेशन वाइज, ह्यूमन रिसोर्स के मामले में इंडिया से भी आगे था, लेकिन श्रीलंका की सोसाइटी डैमेज हो गई, लोगों के बीच में भरोसा खत्म हो गया, उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई, उनका जो कल्चर था, एक भरोसा था, उनका जो रहने सहने का ढंग था, वो सब खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके और भी दूसरे देशों ने भी उनकी हेल्प करी, स्पेशली इंडिया ने उनकी काफ़ी हेल्प करी, उनकी पॉलिटिकल और काफ़ी हेल्प करी, और उसकी वजह से राजीव गांधी की डेथ हुई, और वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं पढ़नी है। लेकिन हमें ये देखना है कि सिविल वॉर हुआ, और सिविल वॉर 20-30 साल तक चला, और सिविल वॉर धीरे धीरे जाके 2009 में ख़त्म हुआ, 2009 में सिविल वॉर उनका ख़त्म हुआ। लेकिन ये चीज़ें इतना इंटेलिजेंट तरीके से पावर को शेयर ना करने का खामियाजा ये था कि आज के टाइम में 2025 में भी श्रीलंका स्टेबल कंट्री नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डेट है, बहुत ज़्यादा कर्जा है, पावर्टी इतनी है, सोसाइटी के अंदर हार्मनी नहीं है, सोसाइटी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। अलग अलग दूसरे देश आके उनकी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, मिलिट्री में कोई दम नहीं है, इकोनॉमी बर्बाद है। मैं जस्ट आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप एक ग्रुप को ज़्यादा पावर दोगे और दूसरे को कम पावर दोगे तो उसके यही रिजल्ट निकलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द मेजोरिटेरियन पॉलिसीज ऑफ द सिन्हाला गवर्नमेंट लीड टू ए सिविल वॉर इन श्रीलंका एंड व्हाट वर इट्स कंसिक्वेंसेस। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि श्रीलंका के सिन्हाला गवर्नमेंट जो थी, सिन्हाला स्पीकर थे, उन्होंने किस टाइप की पॉलिसीज अपनाई और उसके क्या कंसिक्वेंसेस थे। तो आपको ये जो आपने पढ़ा ये लिखना है, और जो ये पढ़ा ये लिखना है, बस इसका ये सिंपल सा आंसर है। तो ये 4 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों के हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और इन क्वेश्चन को अपने पास में कलेक्ट कर लेना, जो कि आपके लिए आपके एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये बिल्कुल हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बेल्जियम ने क्या किया, ठीक है। पहला हमने देखा श्रीलंका के अंदर भी दिक्कत थी, बेल्जियम में भी दिक्कत थी। श्रीलंका ने किस टाइप की पॉलिसी अपनाई तो उनकी पूरा का पूरा देश खराब हो गया, ठीक है। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने मेजोरिटेरियनिज्म नहीं अपनाया, बेल्जियम ने अकोमोडेशन अपनाया। अब अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। देखो बेल्जियम ने किसी एक रिलीजन को या किसी एक लैंग्वेज स्पेसिफिक को ज़्यादा पावर नहीं दिया, उन्होंने अलग अलग पाथ अपनाए, अलग अलग चीज़ों को उन्होंने अपने देश के अंदर अडॉप्ट किया, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि भाई किसके पास किसकी कितनी ज़्यादा मेजोरिटी है, किन लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमारे देश में रीजनल लेवल पर और कल्चरल लेवल पर क्या डाइवर्सिटी है, किस किस लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर के लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के अंदर शांति को पीसफुल माहौल बनाए रखने के लिए उन्होंने 1970 में स्टार्ट किया, और 23 साल उन्होंने लगा दिए, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अमेंड किया, फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर इनोवेटिव और इंटेलिजेंट तरीके से पावर को शेयर करने के लिए, ठीक है। उन्होंने पहले किया, उनको लगा कि यहाँ पे तो कुछ गलतियां हैं, चलो दोबारा करते हैं, फिर भी लोगों की और भी एस्पिरेशन थी, दोबारा से फिर उन्होंने किया। तो इस हिसाब से लोगों ने, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया। अब वो अमेंडमेंट क्या था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो पहला क्या था कि उन्होंने सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे 80% फ्रेंच थे,
वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि 80 जो 50% होंगे वो डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे और 50% होंगे वो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे। बात समझे? पहली चीज, सम लॉज रिक्वायर मेजोरिटी सपोर्ट फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप प्रिवेंटिंग यूनिलेटरल डिसीजंस। अब उन्होंने ऐसा भी अपने देश के अंदर एक सिस्टम किया कि जहां पर मान लो कि 80% फ्रेंच है, तो ऐसा कोई डिसीजन लेना होगा जहां पे लैंग्वेज से रिलेटेड या लिंग्विस्टिक ग्रुप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से पूछा जाएगा और जहां पे डच की ज़रूरत होगी वहां पे डच से पूछा जाएगा। दो कितने अच्छे अकोमोडेटिव मेजर उन्होंने लिए। उसके बाद में बात आती है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने फेडरलिज्म का भी मॉडल अपनाया। वहां पे क्या होता है कि जो रीजनल गवर्नमेंट थी ना, उनको भी बहुत मतलब अच्छे लेवल की पावर दिया। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर रख ली, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी। अब स्टेट गवर्नमेंट को उस हिसाब से नहीं ट्रीट किया कि भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट है, मीन्स उनसे छोटे लेवल पे है। उनको ऐसा फील नहीं होने दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उनको एलियनेटेड फील नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद में जो ब्रुसेल्स है ना, जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स के अंदर उन लोगों ने एक अलग से गवर्नमेंट बना दी जहां पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। दूसरा, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज किया। म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है कि जो फ्रेंच जो लोग थे ना, उन्होंने ब्रुसेल्स के अंदर इक्वलिटी को एक्सेप्ट किया और जो डच थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वलिटी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरे देश के अंदर तो डच ज्यादा थे और जो ब्रुसेल्स के अंदर थे वो फ्रेंच थे। तो फ्रेंच ने बोला कि हम ब्रुसेल्स के अंदर डच स्पीकिंग लोगों को इक्वलिटी दे देंगे और डच ने बोला कि ऑल ओवर पूरे कंट्री के अंदर हम इक्वलिटी प्रोवाइड कर देंगे। किसको जी? इक्वलिटी हम प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंच को। ठीक है, तो ये था ब्रुसेल्स का। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई उन्होंने। देखो, उन्होंने एक तो गवर्नमेंट बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद में उन्होंने थर्ड टाइप की, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं तो वहां पे बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट थर्ड लेयर थी। अब देखो, इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ ईच लैंग्वेज ग्रुप, मीन्स कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होगी कि जो फ्रेंच वाले वो फ्रेंच को इलेक्ट करेंगे, डच वाले डच को, जर्मन वाले जर्मन को। तो अब यहाँ पे एक तरह से 1% है पूरे देश के अंदर जर्मन, तो जर्मन लोगों को भी पावर मिली। इस चीज की वजह से जो भी इश्यूज उठने थे कल्चरल लेवल पर, एजुकेशन या लैंग्वेज पे, अब मान लो कि मैं जर्मन स्पीकिंग हूँ, मेरा एक स्पेसिफिक कल्चर है या मेरी जो एजुकेशन या मेरे से लैंग्वेज से रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि जर्मन जो लैंग्वेज है ना वो आगे बढ़नी चाहिए, तो मैं किसको बोलूंगा जाके? जो जर्मन स्पीकिंग या जर्मन स्पीकर जो लोग हैं उनको जाके मैं बोलूंगा कि हम ये काम कर सकते हैं। तो यहां पर इस लेवल की फ्रीडम भी उनको मिली थी। अब ध्यान से देखो कि आपने पढ़ा होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब उलझा हुआ मॉडल है ना, लेकिन उलझा हुआ जरूर है, लेकिन इस मॉडल ने, बेल्जियम के अकोमोडेटिव मेजर ने, जो सिविल स्ट्राइफ था ना, सिविल या सोशल टेंशन जो हो सकती थी, राइट्स हो सकते थे, प्रोटेस्ट हो सकते थे, उस चीज को रोका और उन्होंने अपने देश के टुकड़े होने से बचा लिए। ठीक है, अब एक तरह से तो ये बेल्जियम की सक्सेस हो गई। अब ये बेल्जियम की सक्सेस हुई ना, तो पूरी दुनिया भी तो देखती है ना भाई इस चीज को। अब ये पूरी दुनिया देखेगी ना कि बेल्जियम के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई और बेल्जियम के लोगों ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, तो पूरी दुनिया के अंदर बेल्जियम की तारीफ हुई। जब बेल्जियम की तारीफ हुई तो जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज है ना, 30 के आसपास, उस यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि भाई बेल्जियम तो बहुत जिम्मेदार देश है, बहुत अच्छा देश है, बहुत समझदार देश है, चलो हम ना बेल्जियम को एक गिफ्ट देते हैं। और उन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है ना वो ब्रुसेल्स के अंदर बना दिया। समझे?
मतलब पूरी दुनिया के देश अपने अपने देश के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर के लिए लड़ते हैं ना, कि हम चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम हमारे देश में हो, हम चाहते हैं कि G20 का समिट हमारे देश में हो। तो उसी तरह से हर एक देश चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश को रिकॉग्निशन मिले। तो यूरोपियन यूनियन ने बेल्जियम को एक गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट के थ्रू, गिफ्ट का मतलब ऐसा नहीं कुछ ऐसे जाके दे दिया, मतलब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया। बात समझे? अब देखो यहां से 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग एंड हाउ डिड इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। तो आप लोगों को क्या बताना है, ये 2 पॉइंट तो ये बताने हैं और अगला क्या बताना है, 2 पॉइंट ये बताने, दैट्स इट, हो गया। समझे बात को? अब हम ये देखते हैं कि बेल्जियम एंड श्रीलंका जो दोनों ही डेमोक्रेसी थी एक टाइम पे, आज भी दोनों डेमोक्रेसी ही हैं, ठीक है, लेकिन आज एक बेल्जियम ने सूझबूझ के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में काम किया और श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन मेजर अपनाया। तो दोनों देशों की जो पावर शेयरिंग जो अप्रोच थी ना, पावर को शेयर करने का ढंग था, वो अलग अलग था। बेल्जियम के जो लोग थे उन्होंने अपने देश की यूनिटी को सबसे ऊपर रखा और अपने देश की नेशनल इंटीग्रिटी को सबसे ऊपर रखा, अपने देश की सोवरेनिटी के लिए काम किया और उन्होंने सभी कम्युनिटीज को रिस्पेक्ट किया। इस चीज की वजह से क्या हुआ कि सभी देश, जो फ्रेंच थे और जो डच स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, हमें हमारे देश के अंदर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, उस वजह से हमें साथ में मिलके चलना चाहिए। लेकिन श्रीलंका के जो लोग थे, जो कि मेनली डिसीजन तो सिन्हाला ने अपने हाथ में ले लिए थे, उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश करी, उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया, पावर शेयर करने से मना कर दिया। इस चीज़ की वजह से उनके देश के अंदर दंगे हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए और इस चीज़ की वजह से उनके देश की नेशनल यूनिटी टूट गई। अब हमें इतनी देर हमें हो गई पढ़ते हुए, हमें इस चीज़ से क्या सीखने को मिलता है? पहला सीखने को ये मिलता है कि पावर अगर हम शेयर करेंगे ना, हम पावर को दूसरे लोगों को देंगे कि भाई हाँ आप भी अपने डिसीजन लो, आप भी अपने डिसीजन लो, इस चीज़ की वजह से आपके देश के अंदर यूनिटी आएगी। और मेजोरिटेरियनिज्म जो है ना, वो आपके देश की डेमोक्रेसी को और यूनिटी को खतरे में डाल देगा, आपके देश की नेशनल इंटीग्रिटी को खतरे में डाल देगा। अब मैंने सिविल वॉर आपको बताया था, सिविल वॉर क्या होता है ये हम कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका इन हैंडलिंग पावर शेयरिंग। ये क्वेश्चन आपको डील करना है, ये हम अभी तक कर चुके हैं। दोनों देशों के अंदर श्रीलंका ने अलग मेजर लिए और बेल्जियम ने अलग लिए, दोनों के कॉन्ट्रास्ट है ना, मतलब दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये चीज़ आपको देखनी है जी। अब हमने जो केस स्टडी देखा, बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया उसके अंदर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि भाई तुम्हारे देश के अंदर डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को हम लोगों को इस्तेमाल करना है देश की यूनिटी को मजबूत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को ज़्यादा पावर देंगे, उसकी वजह से हमारे देश की नेशनल यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो हमें हमारे देश के इंटरेस्ट और फीलिंग्स को एक तरह से रिस्पेक्ट करना है। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए ऐसे मेजर्स लिए, अरेंजमेंट ऐसे किए कि सभी लोग एक तरह से एक्सेप्ट कर लें। फ्रेंच जो है वो डच को एक्सेप्ट कर लें और डच है वो फ्रेंच को एक्सेप्ट कर लें और दोनों मिलके जर्मन स्पीकिंग को एक्सेप्ट कर लें। उन्होंने सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, इक्वल पावर दिया अपने देश के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अपनाया। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। ताकि उनके देश के जो छोटे छोटे रीजन है उनको भी कुछ कुछ पावर दिया, ठीक है। जैसे हमारे देश के अंदर रीजनल ऑटोनॉमी है ना, मीन्स हमारे देश के अंदर जो गांव का सरपंच है वो भी काम कर सकता है, एमएलए भी काम कर सकता है, एमपी भी काम कर सकता है, ठीक है। तो एरिया वाइज उनको आज़ादी दी। उन्होंने कंसेंसस बेस्ड डेमोक्रेसी लेके आए ताकि मेजोरिटी का डोमिनेशन ना रहे। कंसेंसस का मतलब है सहमति लेना, सभी की रिस्पेक्ट करके। आपसे मान लो कई बार रहता है ना कि हमें पता है कि भाई ये मेरी बात मान ही लेगा, लेकिन फिर भी हम उसको पूछ लेते ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मेरे से तो बिना पूछे डिसीजन ले लिया।
इस चीज़ की वजह से इसके आउटकम रिजल्ट क्या निकल के आते हैं कि आपके देश के अंदर पीस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी एंड यूनिटी रहेगी। इस चीज़ की वजह से आपके देश के अंदर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। इस चीज़ की वजह से आपने क्या किया, सभी को इंक्लूड करके काम किया, सभी को शामिल किया, सभी को इंक्लूड किया, सभी इंक्लूड करके आप काम कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव गवर्नेंस। बात समझे? लेकिन श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक फेल्ड एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का। श्रीलंका के लोगों ने सिन्हाला मेजोरिटी को ज़्यादा पावर दिया, तमिल को उन्होंने इग्नोर कर दिया, तमिल्स की डिमांड और राइट को उन्होंने मानने से मना कर दिया, तमिल लैंग्वेज को और तमिलियन कल्चर को उन्होंने कोई पावर नहीं दिया। उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, उन्होंने प्रेफरेंस दिया सिन्हाला को जॉब और एजुकेशन के अंदर, इक्वल राइट नहीं दिए तमिलियंस को, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। उस चीज़ की वजह से क्या हुआ, उनके देश के अंदर एथनिक टेंशन बढ़ गए, उनके देश के अंदर सिविल वॉर हुआ, उनके देश की नेशनल यूनिटी थी वो खतरे में आ गई, उनके देश के अंदर वोयलेंस हुआ, एलियनेशन की फीलिंग आई। मतलब जो लोग तमिलियंस थे वो अपने आप को बाहरी समझने लग गए कि हम तो श्रीलंका का हिस्सा है ही नहीं, और यही चीज़ की वजह से उनके देश के अंदर इंस्टेबिलिटी आई। ठीक है, ये चीज़ आप अपने स्कूल या कॉलेज में भी जब तुम्हारे साथ होती है तो तुम उस स्कूल या कॉलेज का कभी भला थोड़ी चाह सकते हो, या फैमिली के अंदर जब तुम्हारे साथ ऐसा हो तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हमारे देश के अंदर यूनिटी आएगी। ठीक है, और श्रीलंका ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया तो उनके देश के अंदर डिवाइड हो गया देश। अब अलग अलग ऐसे दिखने में तो डिवाइड नहीं है, लेकिन लोग तो खुश नहीं है ना वहाँ पे। अगर आप डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करोगे तो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट बेल्जियम ने करी तो सभी कम्युनिटीज आज मिलजुल के रह रहे हैं, देश अच्छे तरीके से मतलब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन श्रीलंका ने तो एक ही की सारी पावर को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहा, यूनिटी रही, लेकिन श्रीलंका के लोगों ने वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिवीजन हुआ और वॉर की सिचुएशन, सिविल वॉर की टेंशन क्रिएट हुई। अब हमें यह देखना है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि क्या पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर शेयरिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए वो चीज़ हमें देखनी है। अब इसके लिए हम अगली वीडियो के अंदर यहाँ से हम शुरू करेंगे। मेरे को लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और बिल्कुल डेप्थ में पढ़ चुके हैं। इवन आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन आपको उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन मैंने जो जैसे ये बुक का एक पेज है, एनसीईआरटी का एक पेज है, तो यहाँ पे तो पूरा लिखा होता है। ये साइड के अंदर भी जो छोटे छोटे बॉक्स के अंदर लिखा होता है, इस चीज़ को भी मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिविल वॉर क्या होता है, प्रूडेंशियल क्या होता है, या मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, एथनिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन स्लाइड्स के अंदर है। ठीक है, अभी हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट करेंगे, 2 पार्ट के अंदर पूरा चैप्टर हो जाएगा जी। थैंक यू।